2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। सच कहूं तो इसके नतीजे भारतीय राजनीति के इतिहास में सिर्फ ऐतिहासिक नहीं हैं, बल्कि ये बेहद नाटकीय रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हम कोई सतही बातें नहीं करने वाले। हम सीधा डेटा में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि आखिर ग्राउंड पर हुआ क्या है और इस महामुकाबले में बाजी किसने मारी है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर राजनीतिक पंडित के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि क्या वाकई एक 15 साल पुरानी सरकार बदल गई। आपको तो पता ही है, राजनीति में एक स्टेटस को यानी यथास्थिति बन जाती है, जिसे तोड़ना भाई बहुत मुश्किल होता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल के उस राजनीतिक परिदृश्य में सेंध लगाकर पहली बार पूर्ण सत्ता हासिल कर ली है? यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में रहने वाला है। पूरे 15 साल जरा सोचिए, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस साल 2011 से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर एकदम मजबूती से काबिज रही है। 15 साल का समय किसी भी सरकार के लिए ना एक पूरे युग जैसा होता है। लिटरली एक पूरी पीढ़ी इस दौरान बड़ी हो जाती है। तो जाहिर है ये कोई आम चुनाव तो था नहीं, ये एक स्थापित व्यवस्था और बदलाव की जबरदस्त मांग के बीच की एकदम सीधी टक्कर थी। तो इस महामुकाबले के प्रमुख मुद्दे क्या थे? भाई, इस बार का चुनाव मुख्य रूप से 4 बड़े मुद्दों पर लड़ा गया। अवैध घुसपैठ, विकास बनाम कल्याणकारी योजनाएं, कानून व्यवस्था और हाँ, पहचान की राजनीति। जहां एक तरफ औद्योगिकरण का एक बहुत ही मजबूत नैरेटिव सेट किया गया, वहीं दूसरी तरफ जो सफल कैश ट्रांसफर योजनाएं थीं, उनका बड़ी ही सख्ती से बचाव भी किया गया। और यहाँ आता है सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, 90% मतदान। जी हाँ, 90%। राजनीति विज्ञान में हमेशा से ये माना जाता है कि जब भी वोटिंग प्रतिशत इस तरह असाधारण रूप से ऊपर जाता है ना, तो वो जनता की एक बहुत ही गहरी इच्छा को दर्शाता है। इसका सीधा सा मतलब यही था कि इस बार मतदाता एक बहुत ही स्पष्ट, निर्णायक और एकदम मजबूत जनादेश देने के मूड में थे। तो चलिए अब बात करते हैं मतगणना के दिन की और उस ऐतिहासिक बदलाव की जिसने सबको चौंका दिया। 4 मई 2026 की सुबह जब पहले कुछ घंटों के रुझान आने शुरू हुए, तो ऐसा लगा कि भाई टक्कर बिल्कुल कांटे की है। दोनों प्रमुख पार्टियां लगभग बराबरी पर चल रही थीं। लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुई, डेटा में एक बहुत ही स्पष्ट बदलाव दिखने लगा। रुझान अचानक से एक तरफ झुकने लगे और शाम होते होते तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी थी। भाजपा ने एक ऐतिहासिक बढ़त अपने नाम कर ली थी। अब होता क्या है कि चुनाव विश्लेषक अक्सर ये मानकर चलते हैं कि कुछ पार्टियों का जनाधार सिर्फ शहरों तक सीमित होता है, जबकि कुछ गांव में मजबूत होती हैं। लेकिन इस बार तो आंकड़ों ने सारे पुराने मॉडल्स को ही ध्वस्त कर दिया। डेटा साफ साफ दिखाता है कि वोट शेयर में आया ये भारी उछाल शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में बिल्कुल समान रूप से फैला हुआ था। मतलब एक ब्रॉड बेस्ड वेव थी। अब जरा नजर डालते हैं कुछ प्रमुख मुकाबलों और चौंकाने वाले रुझानों पर। इस पूरे चुनाव का जो सबसे बड़ा शोडाउन था, वो था भवानीपुर का महामुकाबला। एक तरफ खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दूसरी तरफ भाजपा के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी। सच कहूं तो ये लड़ाई अब सिर्फ एक विधानसभा सीट की रह ही नहीं गई थी, ये एक पूरी तरह से प्रतीकात्मक और व्यक्तिगत युद्ध का मैदान बन चुकी थी। हर एक वोट की कीमत यहाँ सोने जैसी थी। राज्य के कुछ प्रमुख प्रतीकात्मक गढ़ों जैसे कि डायमंड हार्बर, आसनसोल, नंदीग्राम और कोलकाता पोर्ट, इनकी स्थिति पर गौर करना भी बहुत जरूरी है। अब इसमें जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली रही ना, वो थी डायमंड हार्बर जैसे अभेद्य किले का रुझान बदलना। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। यहाँ से ऐसे परिणाम आना खुद ब खुद ये साबित कर देता है कि जमीनी स्तर पर राजनीतिक हवा आखिर किस तेजी से अपना रुख बदल रही थी। आगे बढ़ते हैं और डिकोड करते हैं इन विशाल आंकड़ों के पीछे की चुनावी रणनीति को। देखिए, जो नतीजे हमारे सामने आए हैं वो रातों रात हुआ कोई चमत्कार बिल्कुल नहीं थे। इसके पीछे बाकायदा 3 चरणों की एक अचूक मशीनरी काम कर रही थी। पहला, बूथ स्तर पर बिछाया गया एक बेहद मजबूत ग्राउंड नेटवर्क। दूसरा, अमित शाह के नेतृत्व में की गई एकदम सटीक माइक्रो प्लानिंग। और तीसरा, एक पूरी तरह से डेटा ड्रिवन यानी डेटा संचालित अभियान। इस बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें एक और बहुत अहम फैक्टर को समझना होगा, और वो है एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर। जाहिर सी बात है, जब कोई भी सरकार लगातार 15 साल तक सत्ता में रहती है तो मतदाताओं के एक बड़े वर्ग में स्वाभाविक रूप से एक थकान या कहें कि असंतोष पैदा होने लगता है, और यही असंतोष अक्सर विपक्ष के पक्ष में वोट बनकर निकल ही आता है। इसके अलावा
कई स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषकों ने इस बात की ओर भी साफ इशारा किया है कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण और पहचान की राजनीति ने भी मतदाताओं के विकल्पों को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। जमीनी स्तर पर इन भावनाओं का जिस तरह से रणनीतिक इस्तेमाल हुआ, उसने इस पूरे चुनाव को और भी ज्यादा जटिल और दिलचस्प बना दिया। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं, राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव। बंगाल से उठा ये रिपल इफेक्ट ना अब पूरे देश में महसूस किया जाएगा। इसके 3 सीधे असर होंगे। सबसे पहला, पूर्वी भारत में भाजपा का और भी अधिक मजबूत विस्तार। दूसरा, जाहिर है विपक्षी गठबंधन के लिए ये एक बहुत भारी झटका है। और तीसरा, इन नतीजों का 2029 के लोकसभा चुनावों पर सीधा और बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ना अब लगभग तय माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक विशेषज्ञों की एक बड़ी ही सटीक टिप्पणी आई है कि मतदाता बदलाव के लिए तैयार हैं। सच कहूं तो यह महज एक वाक्य नहीं है, यह इस पूरे चुनावी महासंग्राम का असली निचोड़ है। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हमारा भारतीय लोकतंत्र आज भी कितना जीवंत और अप्रत्याशित है। यहाँ कब क्या हो जाए, कोई नहीं कह सकता। तो अब इन सभी आंकड़ों और रणनीतियों को गहराई से समझने के बाद हम सबके सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में आया ये बदलाव स्थायी है, या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी लहर है जो समय के साथ शांत हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, केवल समय ही इसका जवाब देगा। आपको क्या लगता है? इसी बड़े सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।